Hello guys, welcome all of you. This is lecture number 2 of chapter 9 Mechanical Properties of Solids. सॉलिड्स की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं कि उन पर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया जाए तो शेप में कुछ चेंज आ सकता है, बट अपनी शेप को रीगेन करने की कोशिश जो शो करे वो इलास्टिक बॉडी है और बहुत सारी बॉडीज ऐसा कर रही हैं। स्ट्रेस अप्लाई करी है हमने, फोर्स पर यूनिट एरिया को स्ट्रेस कहा जाता है और स्ट्रेस तीन तरह की मैंने पिछले लेक्चर में बताई है आपको। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और शीयरिंग स्ट्रेस, तीन तरह की स्ट्रेस इस तरह से बताई। लेंथ में चेंज लाने वाली लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है, वॉल्यूम में चेंज लाने वाली वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है, शेप में चेंज लाने वाली शीयरिंग स्ट्रेस के नाम से हमने जाना है उसे। स्ट्रेस अप्लाई करने पर स्ट्रेन यानी डायमेंशंस में चेंज आएगा, ऑब्जेक्ट की लेंथ, वॉल्यूम, शेप चेंज होने लगेंगी तो स्ट्रेन पढ़ा गया। कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, कितने परसेंट चेंज आएगा, ये स्ट्रेन बता सकता है। चेंज इन डायमेंशंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डायमेंशंस। मान लीजिए स्ट्रेस अप्लाई करने पर एक ऑब्जेक्ट एक वायर की लेंथ 10 सेंटीमीटर से 11 हो गई है, यानी 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गई है, तो 1 अपॉन में 10 चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन 1 अपॉन 10 इंटू 100 कर दूं तो 10% लेंथ इंक्रीज हुई है। परसेंट में आंसर आ सकता है। तो स्ट्रेन चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन है, परसेंट में आंसर चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्ट्रेन हमें बताता है कि चेंज कितना आया, और क्योंकि चेंजेस भी तीन तरह के आ सकते हैं तो तीन तरह के स्ट्रेन मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाए हैं। नंबर 1 लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और तीसरा हमने पढ़ा था शियर स्ट्रेन, मतलब जब शेप चेंज करते हैं तो शियर स्ट्रेन की बात करते हैं। तो आगे की बात आज जानेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स जानेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स इस चैप्टर से काट दिए गए हैं इस बार के सिलेबस में, छोटा हो गया है चैप्टर बहुत ज्यादा, जल्द पूरा करेंगे इस चैप्टर को। तो स्ट्रेस तीन तरह की है, स्ट्रेन तीन तरह की है, और आगे बात करेंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक रूल आ गया है पेपर में, आपको इसकी डेफिनेशन जरूर पूछी जाएगी और इसे कहा जाता है हुक्स लॉ। तो हुक्स लॉ की बात जो है वो पेपर में अक्सर पूछी जाती है, और हुक्स लॉ ये कहता है अपनी डेफिनेशन में, हुक्स लॉ अपने रूल के मुताबिक ये कहता है कि आप एक ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस अप्लाई करिए, स्ट्रेस अप्लाई करने के कारण उसमें स्ट्रेन प्रोड्यूस होने लगेगा। जब आप स्ट्रेस अप्लाई करेंगे यानी आप डिफॉर्मिंग फोर्स लगाएंगे तो फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस कहलाती है, और स्ट्रेस लगने से स्ट्रेन प्रोड्यूस होने लगेगा, लेंथ में, वॉल्यूम में, शेप में चेंज आने लगेगा विद इन द इलास्टिक लिमिट्स की बात करता हूं मैं। किसी भी ऑब्जेक्ट को इतना मत स्ट्रेस डालिए कि वो अपनी शेप को रीगेन ही ना कर पाए, यानी उसका इलास्टिक बिहेवियर जहां तक था उससे ज्यादा ही आपने स्ट्रेच कर दिया। एक रबड़ बैंड को स्ट्रेच किया जाए और रिलीज करने पर वो अपनी शेप में वापस आ जाता है। थोड़ा और ज्यादा खींचेंगे शायद फिर भी अपनी शेप को रीगेन कर ले, बहुत ज्यादा स्ट्रेच करोगे तो शायद अपनी शेप में पूरी तरह से वापस ना आए, उसकी लेंथ पहले से ज्यादा रह जाएगी, यानी आपने उसकी इलास्टिक लिमिट से ज्यादा स्ट्रेच कर दिया उसे। बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर दोगे तो टूट जाएगी। ये ग्राफ इस बार एग्जाम में नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बताऊंगा, बड़ा अच्छा एक ग्राफ है। तो ये बात पता चली कि इलास्टिक बिहेवियर का मतलब है जहां अपनी शेप को वापस गेन कर पा रही है एक ऑब्जेक्ट, वो उसकी इलास्टिक रेंज है। तो इलास्टिक रेंज से ज्यादा मत खींचिए भाई उसको, इलास्टिक रेंज की बात कर रहा हूं मैं। हुक्स लॉ कहता है विद इन द इलास्टिक लिमिट्स में, हुक्स लॉ ये कहता है कि विद इन द इलास्टिक लिमिट्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट को इलास्टिक लिमिट्स में खींच रहे हो, विद इन द इलास्टिक लिमिट्स में, विद इन द इलास्टिक लिमिट्स, यानी किसी ऑब्जेक्ट को अगर लिमिट से ज्यादा स्ट्रेच आपने नहीं किया है, इलास्टिक लिमिट से ज्यादा स्ट्रेच नहीं किया है, तो विद इन द इलास्टिक लिमिट्स द स्ट्रेस अप्लाइड,
the stress applied the stress applied is directly proportional to the stress applied is directly proportional to directly proportional to directly proportional to strain produced। तो कितना स्ट्रेस आपने डाला है ये बात डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि कितना स्ट्रेन प्रोड्यूस होने वाला है। तो इसीलिए यहाँ पर फॉर्मूला ये बनता है, हुक्स लॉ से ये पता चलता है कि अगर इलास्टिक लिमिट्स की बात करूं, यानी अगर एक ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच किया जा रहा है विद इन द इलास्टिक लिमिट्स, उस लिमिट तक जहां तक वो अपनी शेप को वापस रीगेन कर सकती है, कोशिश करेगी, तो स्ट्रेस उस केस तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। यही हुक्स लॉ है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट्स। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। आपसे पेपर में कहा जाए, क्वेश्चन दिया जाए कि डिफाइन हुक्स लॉ या स्टेट हुक्स लॉ, आप लिखेंगे कि विद इन द इलास्टिक लिमिट्स के अंदर बात करूं तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। आप जितनी ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करोगे उतना ज्यादा स्ट्रेन प्रोड्यूस होने लगेगा, और स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ऐसे भी हुक्स लॉ को लिख सकता हूं। और भाई जब इस तरह की रिलेशन आई है तो रिलेशन है तो एक ग्राफ होगा, y एक्सिस पर किसको रखा गया, स्ट्रेस को, और x एक्सिस पर किसको रखा गया, स्ट्रेन को। तो x स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ कैसा आना चाहिए, स्ट्रेट लाइन आना चाहिए जो ओरिजिन से पास होगा। इस ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा आपको, ये बात जानने के लिए हम थोड़ा और आगे चलेंगे। हालांकि हुक्स लॉ हमने बता दिया है, यही हुक्स लॉ होता है। ये सिंबल जहां मैं लगाता हूं मतलब ये डेरिवेशन या ये डेफिनेशन या ये फॉर्मूला समाप्त हो गया है। मैं इससे आगे इसी फॉर्मूले से कुछ और डेराइव करना चाहता हूं या कुछ और बनाना चाहता हूं, तो वो रिजल्ट हम जरूर लिखेंगे। क्या कि हुक्स लॉ आपसे पूछा जाएगा तो इतना ही बताइएगा। अगर हुक्स लॉ तक की बात करी जाए तो आप पेपर में इतना ही लिखेंगे कि विद इन द इलास्टिक लिमिट्स द स्ट्रेस अप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और ग्राफ स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। जैसे जैसे स्ट्रेस अप्लाई करूंगा वैसे वैसे स्ट्रेन प्रोड्यूस होता जाएगा और ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा विद इन द इलास्टिक लिमिट्स। अब स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर स्ट्रेन के, भाई प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने पर एक कांस्टेंट आता है। तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने पर एक कांस्टेंट आता है, तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। तो जब मैंने यहां से प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया है तो एक कांस्टेंट आया है, और वो कांस्टेंट E से डिनोट किया गया। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के, प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने पर एक कांस्टेंट आया है, कांस्टेंट का नाम है कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। यहां पर E जो कांस्टेंट मैंने लगाया है, वेयर E इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है। कौन ऑब्जेक्ट कितनी इलास्टिक है ये बात इस कांस्टेंट से पता चलेगी। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी को यहां से स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन के इक्वल लिखा जा सकता है। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, क्योंकि स्ट्रेन एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, स्ट्रेन की कोई यूनिट्स नहीं होती हैं, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की SI यूनिट वही होती है जो स्ट्रेस की होती है, यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल का यूज किया जा सकता है। सीजीएस यूनिट्स में बात करूं, अगर सीजीएस यूनिट्स में बात करूं, सीजीएस यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखी जाएगी। सीजीएस यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिखी जाएगी,
और डायमेंशनल फॉर्मूला स्ट्रेस वाला ही होगा और स्ट्रेस के डायमेंशंस प्रेशर वाले होते हैं ml-1 t-2। सारी बातें फिर से ध्यान से समझिएगा। हुक्स लॉ कहता है विद इन द इलास्टिक लिमिट्स स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है विद इन द इलास्टिक लिमिट्स। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनाइएगा। हुक्स लॉ की बात खत्म है। इसे एक फॉर्मूले में बदलना है मुझे हुक्स लॉ को, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाकर मैंने कांस्टेंट लगाया। उस कांस्टेंट को कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी कितना इलास्टिक है वो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की वैल्यू से मुझे पता चलने वाला है कि कौन वायर बनाने के काम आएगा, कौन किसी हार्ड पार्ट को बनाने में काम आएगा। स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, एक कांस्टेंट आया कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। फॉर्मूला कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का बनता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। यहां से बनाया है स्ट्रेन को डिवाइड में लाकर। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, स्ट्रेन क्योंकि डायमेंशनलेस है, स्ट्रेन क्योंकि यूनिटलेस है, इसलिए कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट्स वही होंगी जो स्ट्रेस की हैं। स्ट्रेस की यूनिट्स वही हैं जो प्रेशर की है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, सीजीएस यूनिट डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला ml-1 t-2 होता है। स्ट्रेस और स्ट्रेन का इस तरह से ये बात जानने के बाद कि स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा इस तरह का। आगे बात जाननी है हमें, तो तीन तरह की स्ट्रेस होती हैं और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेस, जिसके कारण तीन तरह के चेंज आ सकते हैं। तो तीन तरह के स्ट्रेन होते हैं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन। तो इसी तरह से तीन तरह के कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी हो सकते हैं। तीन तरह से कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी हो सकते हैं भाई। कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी की बात करी जाए, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी E जिसका सिंबल बना है, फॉर्मूला जिसका अभी अभी हमने पढ़ा, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन लिखा जा सकता है। तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है, क्योंकि तीन तरह की स्ट्रेस है और उसके कोरस्पॉन्डिंग तीन तरह के स्ट्रेन है, और इसीलिए तीन तरह के कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी होते हैं। और पहले कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी के टाइप को कहा जाता है यंग्स मॉड्यूलस। भाई इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अक्सर न्यूमेरिकल पेपर में यंग्स मॉड्यूलस के मिलेंगे। मैं आपके साथ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉड्यूलस को कैसे डिफाइन किया जाए? यंग्स मॉड्यूलस को डिफाइन किया गया मैंने लॉन्गिट्यूडिनल, यंग्स मॉड्यूलस को डिफाइन किया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और कॉरस्पॉन्डिंग चेंज जो आएगा वो होगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो यंग्स मॉड्यूलस, कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी भी तीन तरह के होंगे। तीन तरह की स्ट्रेस, तीन तरह के स्ट्रेन और तीन तरह के होंगे कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, क्योंकि तीन तरह के चेंज आ रहे हैं। तो जिसमें पहला नाम आया यंग्स मॉड्यूलस का, ये फॉर्मूला हो गया लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और यंग्स मॉड्यूलस का सिंबल Y है, Y से डिनोट करेंगे यंग्स मॉड्यूलस को। और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, स्ट्रेस तो कोई भी हो, स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन में एरिया। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। यानी यंग्स मॉड्यूलस की बात तब करेंगे जब किसी वायर पर स्ट्रेस डाली गई है और उसकी लेंथ में चेंज लाया गया है। ऐसे सिलेंड्रिकल होती है वायर, तो इस तरह से सिलेंड्रिकल शेप की वायर कंसीडर करी जाए। तो जब इस वायर पर स्ट्रेस डाली गई है, तो जब इस पर लोड डाला गया है, कोई वेट, कोई ब्लॉक अटैच किया गया है इस तरह से, तो कोई ब्लॉक अटैच किया गया है इस पर इस तरह से, जिसका वेट कितना है mg, जिसका वेट कितना है mg। तो ये इस वायर की ओरिजिनल लेंथ कितनी है L, और ये लोड इसके ऊपर डालने पर वायर की लेंथ में चेंज आया है, लेंथ चेंज हो गई है
डेल्टा एल अगर लेंथ में चेंज आया है तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला फोर्स अपॉन में एरिया और चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ ऊपर भेज दी भाई। इस तरह से यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लिख सकते हो। यंग्स मॉडुलस कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी है एक तरह का, क्योंकि स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस है, स्ट्रेस की यूनिट्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सीजीएस में डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, डायमेंशनल फॉर्मूला ml - 1t - 2 एज इट इज बातें रहेंगी। यंग्स मॉडुलस कब काम आता है? यंग्स मॉडुलस काम आता है किसी वायर की स्ट्रेंथ को जानने में कि वो कितना लोड डालने पर टूट सकती है, कितना लोड डालने पर वो एक्सटेंड, कितनी लेंथ उसकी इंक्रीज हो जाती है और कम से कम कितना लोड डाला जाए कि उसकी लेंथ में चेंज आए, यानी कितनी स्ट्रेंथ है इसकी, कितना लोड डालने पर कितना लेंथ में चेंज आया है, कितनी स्ट्रेस डालने पर ये टूट सकती है। ये सारी बातें, फोर्स कितना लगाना पड़ रहा है इस बात पर डिपेंड नहीं कर रही बात में, स्ट्रेस कितनी अप्लाई कर रहे हो। एग्जांपल, आप एक धागे को तोड़ सकते हो थोड़ा सा फोर्स लगाकर, थोड़ी स्ट्रेस लगाकर। उसी धागे से बहुत सारे धागे बांधकर हम जैसे हाथ पर बांधने का कलावा बना लेते हैं एक तरह से, वो थोड़ा मजबूत हो जाता है क्योंकि बहुत सारे धागे मिलाकर आपने उसका एरिया इंक्रीज कर दिया। तो अब उतनी ही स्ट्रेस अप्लाई करने के लिए, जितनी स्ट्रेस पर आपने एक धागे को तोड़ दिया था, उतनी ही स्ट्रेस अप्लाई करने के लिए फोर्स ज्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि एरिया इंक्रीज हो गया है। तो किसी मटेरियल के लिए कितनी स्ट्रेस पर आकर वो टूट जाएगा, फोर्स नहीं स्ट्रेस के बारे में जानेंगे कि कितनी स्ट्रेस अप्लाई करने पर स्टील की वायर टूट सकती है, कितनी स्ट्रेस अप्लाई करने पर एक कॉटन का जो थ्रेड है धागा टूट सकता है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा कि टूटेगी कितनी स्ट्रेस, वो स्ट्रेस पर डिपेंड करती है, सिर्फ फोर्स पर नहीं, स्ट्रेस पर डिपेंड करती है, कितनी स्ट्रेस अप्लाई करने पर टूट सकती है। ये यंग्स मॉडुलस की स्टडी से पता चल जाएगा हमें। तो क्रेन की वायर सिलेक्ट करने के लिए यंग्स मॉडुलस का यूज करूंगा मैं, और इस तरह जहां वायर्स की बात आती है वहां यंग्स मॉडुलस काम आएगा ये जानने में कि कौन सी वायर को सिलेक्ट किया जाए। तो यंग्स मॉडुलस की वैल्यू से पता चलेगा कि कौन ज्यादा इलास्टिक है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, मैंने आते आपको पिछले लेक्चर में समझाया कि अब तक तो आप ये सोचते थे कि अगर मैं कहूं कि स्टील में और रबड़ बैंड में कौन ज्यादा इलास्टिक है, तो आप कहेंगे यार रबड़ बैंड अच्छा खींच सकता है तो रबड़ बैंड ज्यादा इलास्टिक है। वो ज्यादा इलास्टिक है जो ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करने पर थोड़ा सा स्ट्रेच होता है और अपनी शेप को रीगेन कर लेता है, वो ज्यादा इलास्टिक है। भाई जिसका यंग्स मॉडुलस ज्यादा है वो ज्यादा इलास्टिक है। यंग्स मॉडुलस उसका ज्यादा होगा जिस पर ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करने पर कम स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। एक रबड़ बैंड में और एक स्टील की वायर में, दोनों में अगर लेंथ में चेंज सेम करना है, यानी स्ट्रेन सेम प्रोड्यूस करना है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस लगानी पड़ेगी स्टील के केस में, बहुत कम स्ट्रेस लगानी पड़ेगी एक रबड़ बैंड के केस में। तो ज्यादा इलास्टिक कौन है? स्टील ज्यादा इलास्टिक है। ध्यान रखिएगा, यहां आपके याद रखने के लिए एक एडिशनल बात लिख देता हूं कि वही मोर इलास्टिक बॉडी हैज ग्रेटर यंग्स मॉडुलस। तो जो ज्यादा इलास्टिक होगा उसका यंग्स मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर ऐसा कोई न्यूमेरिकल आ जाए यंग्स मॉडुलस की टर्म्स में, फोर्स को रिप्लेस किया जा सकता है mg से। अगर कोई लोड डाला गया है इस तरह से, तो लेंथ तो लेंथ ही है, एरिया इस वायर का पाई आर स्क्वायर लिख लीजिएगा, और चेंज इन लेंथ को फाइनल माइनस ओरिजिनल या फाइनल माइनस इनिशियल ऐसे लिख सकते हैं। चेंज इन लेंथ का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल। पहले कितनी लेंथ थी वो ओरिजिनल थी, लोड डालने के बाद नई लेंथ इंक्रीज हो गई है तो नई लेंथ में से पुरानी माइनस करेंगे तो चेंज इन लेंथ जान पाएंगे। तो ये यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला बना। पहला टाइप है ये कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का। तो कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी का ये पहला टाइप है जिसे यंग्स मॉडुलस कहेंगे।
और यंग्स मॉडुलस बताएगा कि कौन सी वायर कितना लोड स्ट्रेस झेल पाएगी कितनी। ये बातें जानने के लिए हम यंग्स मॉडुलस का यूज करते हैं। तो गाइस आगे बात करेंगे, आगे दूसरा टाइप जानते हैं और सिलेबस में इस बार 2 टाइप्स तक ही है, तीसरा टाइप कट गया है और आगे की सारी बातें सिलेबस से कट गई हैं। इतना सा ये चैप्टर है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। कोविड के टाइम में 2020-21 के सेशन में ये चैप्टर इतना सा ही है बस आपके लिए कि आपने इलास्टिक बॉडी प्लास्टिक बॉडी के बारे में समझा, आपने डिफॉर्मिंग फोर्स स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में समझा, आपने हुक्स लॉ पढ़ा, आपने कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी समझा। मैं 2 टाइप के आपको बताऊंगा, मैं तीसरा टाइप भी आपको बताऊंगा और फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। इतना ही सिलेबस में इस बार है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। तो दूसरा जो टाइप है वो बल्क मॉड्यूलस है, दूसरा जो टाइप है वो बल्क मॉड्यूलस है यहाँ पर। तो बल्क मॉड्यूलस की बात करी जाए, बल्क मॉड्यूलस का मतलब है कोई कितना स्ट्रेंथ है बल्क में, मतलब कोई चट्टान है आपके पास, तो आपको कौन से पत्थर का यूज करना चाहिए रास्ता बनाने के लिए कि वो पत्थर टूटे ना जब उस पर लोड आता है, सड़क बनाने में कैसा पत्थर यूज करूं, ऐसे डिफरेंट टाइप्स। मतलब बल्क में जो चीज है, यंग्स मॉडुलस किसी लेंथ वाली चीज के लिए है और बल्क मॉडुलस मतलब किसी चट्टान के लिए है, उसकी स्ट्रेंथ जाननी है कि कितना स्ट्रेस उस पर अप्लाई करूं कि वो चट्टान टूट जाए, क्रैश हो जाएगा इस तरह से। तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला इज इक्वल टू बराबर है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। भाई बल्क मॉडुलस का मतलब है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो आप देख पा रहे हैं कि ऊपर स्ट्रेस है और डिनोमिनेटर में स्ट्रेन है, तो स्ट्रेन तो डायमेंशनलेस है, तो इसलिए यूनिट्स वही होगी जो स्ट्रेस की है, स्ट्रेस की वही है जो प्रेशर की है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल में। तो बल्क मॉडुलस का सिंबल B हो सकता है, बल्क मॉडुलस का सिंबल K यूज किया जा सकता है। डिफरेंट बुक्स डिफरेंट बताएंगी, हम K से डिनोट कर लेते हैं। बल्क मॉडुलस K है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, स्ट्रेस तो फोर्स अपॉन एरिया ही होती है, और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम लिखा जा सकता है। तो इस फॉर्म को ऐसी फॉर्म में बल्क मॉडुलस लिखा जा सकता है। थोड़े चेंजेस अगर मैं इसमें करूं, वॉल्यूम में जब हम चेंज ला रहे हैं तो फोर्स अपॉन एरिया को प्रेशर लिख सकता हूं भाई मैं। तो P प्रेशर अप्लाई किया आपने, वॉल्यूम ऊपर गई है, प्रेशर अप्लाई करने पर वॉल्यूम घट गई होगी, तो ये जो चेंज इन वॉल्यूम है ये नेगेटिव आएगा आपका। घटी होगी वॉल्यूम तो नेगेटिव आएगा, बढ़ी होगी तो पॉजिटिव आएगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, इसलिए नेगेटिव साइन आया फिलहाल तो, क्योंकि वॉल्यूम अगर मैंने डिक्रीज करी होगी तो नेगेटिव। न्यूमेरिकल्स करते वक्त नेगेटिव साइन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तब हमें मैग्नीट्यूड देखना होगा। ये बताने के लिए है कि बल्क मॉडुलस कितना स्ट्रेस अप्लाई करने पर कितना वॉल्यूम में चेंज आता है, ये बल्क मॉडुलस बताएगा। ये भी स्ट्रेंथ बता रहा है मटेरियल की, किसकी कितनी स्ट्रेंथ है। भाई इससे पता चलेगा कि किसी जगह पर, किसी कॉलोनी में, किसी शहर में कितनी ऊंची बिल्डिंग, कितने फ्लोर बनाने अलाउड है, क्योंकि जितने ज्यादा फ्लोर बनाता जाऊंगा वेट उतना बिल्डिंग का बढ़ता जाएगा, जमीन पर स्ट्रेस उतनी ज्यादा बढ़ेगी और वहां की मिट्टी धस ना जाए, इल्ड ना कर जाए, YIELD, इल्ड मतलब खिसक ना जाए मिट्टी। तो होता है ना कहीं पर कि भाई 3 फ्लोर से ज्यादा बनाना अलाउड नहीं है इस एरिया में, 4 फ्लोर से बनाना ज्यादा अलाउड नहीं है इसमें, क्योंकि जितने ज्यादा फ्लोर्स बढ़ते जाएंगे बिल्डिंग का वेट बढ़ता जा रहा है। जिस जमीन पर वो बिल्डिंग बनाई गई है उस जमीन पर स्ट्रेस इंक्रीज हो रही है और वो मिट्टी एक अल्टीमेट स्ट्रेस होगी कि भाई इससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मिट्टी नीचे धंसने लगेगी। तो सेफ्टी के लिहाज से ये बताया जाता है कि यहाँ इतने फ्लोर अलाउड हैं और इतना आपको एरिया लेना है, ताकि ज्यादा एरिया में बनाने पर स्ट्रेस कम हो जाती है। भाई एरिया ज्यादा कर दूंगा, बिल्डिंग की हाइट जो है वो कुछ थी तो स्ट्रेस कम हो जाती है।
थोड़े से एरिया में आप ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग बना दोगे तो उस छोटी सी जगह पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगी, मिट्टी धंस सकती है वहाँ की। तो ये सारी नॉलेज आपको इस चैप्टर से मिलेगी कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर या कोई भी बिल्डिंग बनाते वक्त, ब्रिज बनाते वक्त, क्रेन की वायर बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना आपको ज़रूरी है। ये सारी बातें यहाँ से पता चलेंगी आपको। तो गाइस, बल्क मॉडुलस के बारे में जान लिया हमने। बल्क मॉडुलस मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और यंग्स मॉडुलस है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस और डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। और इसी तरह से पेपर में तो ये दो ही हैं इस बार, बट मैं तीसरे का सिर्फ फॉर्मूला लिख देता हूं। इसे कहा जाता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, भाई रिजिडिटी का मतलब ये है कि ये वैल्यू ये बताएगी कि कौन कितना रिजिड है, कितना फोर्स लगाने पर उसकी शेप में चेंज आ सकता है। तो आप अगर आइस पर फोर्स लगाएंगे तो आइस रिजिड है। आप पानी पर अगर अपने हाथ से फोर्स लगाएंगे तो पानी मूव कर जाएगा आपके साथ, वो रिजिड नहीं है। आइस के ऊपर फोर्स लगाओगे तो आइस अपनी शेप चेंज नहीं करेगी, बहुत ज्यादा हैमरिंग करने पर टूट सकती है, बट फोर्स लगाने पर अपनी शेप चेंज नहीं कर रही है। इस तरह से आइस वो रिजिड हो गई है। मेटल्स रिजिड होते हैं, फोर्स लगाने पर अपनी शेप चेंज नहीं करते इस तरह से। तो ये बात थी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, और शियरिंग स्ट्रेस लगाई मैंने शेप चेंज करने के लिए। तो कितनी स्ट्रेस लगाई और शियर स्ट्रेन कितना इसके अंदर स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ, वो याद करिए। वो जो एक क्यूब कंसीडर किया था मैंने, उस पर कुछ फोर्स लगाया और वो इस तरह से क्या हो गया, थीटा एंगल पर झुक गया, तो वो उसकी शेप में चेंज आया। अगर आप अपने कमरे की दीवार पर फोर्स लगाना शुरू कर दें, मैं इस बोर्ड पर फोर्स लगाना शुरू कर दूं इस तरह से, तो ये दीवार टेढ़ी तो नहीं हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस दीवार ये रिजिड है, इसकी रिजिडिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करने पर ये टेढ़ी हो पाएगी और टूट ही जाएगी। टेढ़ी तो क्या हो पाएगी, क्योंकि ये छत वगैरह से, पिलर से फिक्स है भाई चीजें इस तरह से। कोई चीजें कितना स्ट्रेस अप्लाई करने पर, जितना ज्यादा स्ट्रेस अप्लाई करने पर शेप चेंज करेगी, वो उतनी ज्यादा रिजिड है। और मेटल्स हुए, स्टोन, चट्टान हुए, ये रिजिड होते हैं। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को ईटा से डिनोट किया जाता है, ये सिंबल है। शियरिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस तो फोर्स अपॉन एरिया ही रहेगी सभी फॉर्मूलों में। शियर स्ट्रेन का मतलब था थीटा, कितने एंगल पर वो टेढ़ी हो गई है, उसके फेस झुक गए हैं, इस तरह से शिफ्ट हो गए हैं, वो कहलाता है शियर स्ट्रेन। इसे कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो टर्म्स हमें इतनी ही पढ़नी है इस बार सिलेबस के मुताबिक। हमें इस चैप्टर में इतने से ही फॉर्मूले जानने थे। ये तो चैप्टर वैसे भी बहुत छोटा था, लेकिन अब ये पार्ट्स कट करने के बाद ये और भी छोटा हो गया है। तो हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ा। 3 तरह की स्ट्रेस है, 3 तरह के स्ट्रेन है, 3 तरह के कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी हैं, और यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो गाइज यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करूंगा अब आपके साथ, और ये असाइनमेंट आप तक पहुंच जाएगा। आज आप इस असाइनमेंट को पूरा करिएगा। तो कुछ क्वेश्चंस को आपके सामने डिस्कस करता हूं इस चैप्टर में। बस इतना ही आपको पढ़ना है इस बार के सिलेबस के अकॉर्डिंग। द लेंथ ऑफ अ सस्पेंडेड वायर, लेंथ एक वायर की, एक वायर सस्पेंड की हुई है, मतलब एक एंड उसका हमने छत पर बांध दिया था, दूसरे एंड पर वेट कुछ बांध दिया गया, या आप खुद लटक जाइए मान लीजिए। तो ऐसा करेंगे तो वायर पर फोर्स लगेगा तो वो लेंथ उसकी इंक्रीज होने लगेगी। स्ट्रेस अप्लाई करी है तो लेंथ इंक्रीज होने लगेगी। लेंथ ऑफ अ वायर इंक्रीजेस बाय 10 रेज़ टू, भाई लेंथ इंक्रीज कितनी होगी, मतलब लेंथ में कितना चेंज आया, 10 रेज़ टू पावर -4 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। तो जितनी इसकी ओरिजिनल लेंथ थी उसका 10 रेज़ टू पावर -4 टाइम्स लेंथ इंक्रीज हुई है। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी L, इसका कितने टाइम्स 10 रेज़ टू पावर -4 टाइम्स चेंज आया है, तो ये चेंज इन लेंथ के बराबर है। और चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ को बराबर में 10 रेज़ टू पावर -4 लिख सकता हूं।
इसका मतलब क्वेश्चन ने मुझे स्ट्रेन की वैल्यू दी हुई है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है भैया, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है ये, तो इसकी वैल्यू मुझे गिवन है। उसके बाद कहा गया कि इतना लेंथ में चेंज आया व्हेन अ स्ट्रेस ऑफ 10 raised to power 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज अप्लाइड। जब मैंने कितनी स्ट्रेस अप्लाई करी, स्ट्रेस की वैल्यू दे रखी है अभी मुझे, स्ट्रेस जो कि फोर्स अपॉन एरिया होती है, और स्ट्रेस कितनी अप्लाई करी है 10 raised to power 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस फाइंड आउट करिए। ये सारी चीजें अगर गिवन है तो यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, यानी यंग्स मॉडुलस बराबर है फोर्स अपॉन एरिया स्ट्रेस और अपॉन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन यानी चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ में। तो ये यंग्स मॉडुलस की वैल्यू होती है अगर, तो फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस की तो वैल्यू ही गिवन है हमें 10 raised to power 7, और चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ की वैल्यू मैंने फाइंड आउट करी 10 raised to power -4, ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा 10 raised to power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। भाई वही यूनिट्स होंगी जो स्ट्रेस की यूनिट्स है। तो इस वायर का यंग्स मॉड्यूलस 10 की पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल भी लगाया जा सकता था, इतना यंग्स मॉड्यूलस है इस वायर का। तो इतना यंग्स मॉड्यूलस है इस वायर का जो हमसे यहां पूछा गया था इस वक्त में। तो इस तरह से आपसे पूछा जाए न्यूमेरिकल, तो आपको बस ये देखना है कि गिवन क्या चीज है और फॉर्मूला क्या अप्लाई करूं इसे जानने के लिए। एक और क्वेश्चन की मैं बात करूंगा, फिर आप असाइनमेंट में जानेंगे इस वायर को। तो क्वेश्चन में हमें ये कहा गया इस तरह से कि हमसे पूछा गया एक वायर है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहा हूं असाइनमेंट से। अ स्ट्रक्चरल स्टील रोड हैज अ रेडियस ऑफ, एक वायर का रेडियस गिवन है 10 मिलीमीटर में। तो मिलीमीटर कोई ऐसा यूनिट तो नहीं है, इसलिए मैंने इसे पहले ही 10 raised to power -3 लगाकर मीटर में चेंज कर लिया, और अब इसे 10 raised to power -2 लिखा जा सकता है। भाई मिलीमीटर से मीटर के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, मतलब 10 raised to power -3 से मल्टीप्लाई करते हैं। एंड अ लेंथ ऑफ 1 मीटर, और इसकी जो लेंथ है वो 1 मीटर है वायर की। 100 किलो न्यूटन फोर्स, फोर्स कितना अप्लाई किया है 100 किलो न्यूटन का। भाई तो किलो न्यूटन एक ऐसा यूनिट नहीं है, किलो के लिए 10 raised to power 3 लगाया और ये न्यूटन में बदल गया, यानी ये टोटल मिलाकर 10 raised to power 5 न्यूटन हो गया। इतना फोर्स अप्लाई किया, स्ट्रेचेस इट्स लेंथ, तो इसकी लेंथ में कुछ चेंज आया है। एक वायर का रेडियस गिवन है, एक वायर की लेंथ गिवन है, कितना फोर्स अप्लाई किया ये बात गिवन है, और अब इसकी लेंथ में क्या आया है चेंज। तो फर्स्ट पार्ट आपसे पूछा गया है द स्ट्रेस, स्ट्रेस कितनी अप्लाई करी आपने ये बताइए। नंबर 2 बात एलोंगेशन, एलोंगेशन का मतलब लेंथ में कितना चेंज आया ये बताइए। और नंबर 3 बात स्ट्रेन की वैल्यू बताइए, स्ट्रेन कितना प्रोड्यूस किया गया है ये वैल्यू बताइए। तो ये वैल्यूज हमें बतानी है इस तरह से, और इसका जवाब हम बिल्कुल देंगे। आप सोच सकते हैं क्वेश्चन को किस तरह से किया जाना चाहिए, तो आप जानने की कोशिश करिए। तो इस क्वेश्चन को जानने की कोशिश अगर की जाए तो आप सभी इसका आंसर बता पाएंगे। बिल्कुल आपके लिए, सभी के लिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है। स्ट्रेस फाइंड आउट करने का मतलब फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। स्ट्रेस का मतलब तो फोर्स अपॉन एरिया होता है। फोर्स तो लगाया गया है 10 raised to power 5 न्यूटन, एरिया तो पाई आर स्क्वायर यूज किया जाएगा। तो 10 raised to power 5 फोर्स है, पाई की वैल्यू मान लो 3.14 यूज की जाए, और रेडियस 10 की पावर -2 है, स्क्वायर करने पर माइनस का 4 बनेगा। इसे सोल्व करेंगे अगर आप
तो 10⁻⁻⁴ ऊपर जाने पर प्लस की 9 बनाएगा और डिवाइड में 3.14। इसे डिवाइड करने पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आप स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट कर पाएंगे। भाई कैलकुलेट कीजिएगा, 1 को डिवाइड करूं 3.14 से तो वैल्यू कितनी आएगी और उससे स्ट्रेस फाइंड आउट करेंगे। दूसरी बार इसने कहा एलोंगेशन लेंथ में कितना चेंज आया। यंग्स मॉडुलस, सॉरी मैं बताना भूल गया आपको कि इस क्वेश्चन में आपको यंग्स मॉडुलस की वैल्यू भी गिवन है। इस क्वेश्चन में आपको इस वायर का यंग्स मॉडुलस 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यंग्स मॉडुलस की वैल्यू भी गिवन है इस क्वेश्चन में। तो यंग्स मॉडुलस बराबर होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, और स्ट्रेन होती है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। आपको यंग्स मॉडुलस की वैल्यू पता है, स्ट्रेस कितनी अप्लाई करी फर्स्ट पार्ट से पता चल गई, ओरिजिनल लेंथ कितनी है 1 मीटर पता है, बच गया चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ यहां से फाइंड आउट करिएगा कैलकुलेशंस के जरिए। और तीसरा पार्ट है कैलकुलेशंस आपको करनी है भाई, ये सारी मैं तरीका बताऊंगा। स्ट्रेन, तो स्ट्रेन तो जानते हैं आप, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। लेंथ में कितना चेंज आया सेकंड पार्ट से आपको पता चल गया। ओरिजिनल लेंथ कितनी थी 1 मीटर थी, यहां से आपका आंसर स्ट्रेन का आ जाएगा। अगर आप इसे परसेंटेज में जानना चाहते हैं तो जो आंसर आपका आया उसे 100 से मल्टीप्लाई करने पर स्ट्रेन की वैल्यू परसेंट में आ जाएगी आपकी कि कितने परसेंट लेंथ में चेंज आया है। तो गाइस इस असाइनमेंट को करिएगा आप, ये असाइनमेंट आपको मिल जाएगा इस क्लास के साथ, और आसान सा ये असाइनमेंट है, इसे जानिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होने पर मैं कल की आपकी लाइव क्लास रखकर इस असाइनमेंट को बताऊंगा, और फिर हम 10वां चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम लिक्विड्स की प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स गाइस।